है एवरीवन, मैं तारिक आप सबका YouTube चैनल तारिक क्लासेस में स्वागत है। अब तक हम यूपीपीसीएस 2020 को ध्यान में रखते हुए कुछ क्लासेस चला रहे थे और उसी कड़ी में मैंने एक मेडिवल इंडिया पढ़ाना शुरू किया था जिसका नाम सल्तनत पीरियड है। और सल्तनत पीरियड में बताया था कि 5 डायनेस्टीज हैं, जिसमें से एक स्लेव डायनेस्टी है, उसके खिलजी डायनेस्टीज है, तुगलक डायनेस्टी है और तुगलक डायनेस्टीज के बाद सैयद डायनेस्टी है, फाइनली लोधी डायनेस्टी है। ये बात हमने बताई थी और हमने ये बताया था कि सल्तनत पीरियड 1206 से लेकर के 1526 तक भारत पे रूल करता है। और फिर हमने ये बात बताई थी कि क्या सल्तनत पीरियड के इस्टेब्लिश होने से पहले क्या भारत में मुसलमान थे और अगर थे तो कहाँ पर थे और किस किस शाखा के मुसलमान थे। उस कड़ी में मैंने बताया था कि सल्तनत पीरियड यानी 1206 से 1526 के पहले भारत पर तीन शाखा के मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया। पहली जो शाखा थी वो अरबों की शाखा थी जिन्होंने 712 में भारत पर अटैक किया और दूसरी जो शाखा थी वो तुर्क शाखा थी। तीसरी शाखा भी तुर्क शाखा थी। तुर्कों में जो 2 शाखा है उसमें पहला गजनवाई डायनेस्टी ने अटैक किया और तुर्कों की दूसरी शाखा है गौरी ने किया। अब देखिए फिर वहीं से मैं आगे शुरू करता हूं कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु से पहले इसके पास 3 बहुत इंपॉर्टेंट गुलाम थे। एक कुतुबुद्दीन ऐबक था, दूसरा ताजुद्दीन यल्दूज था, तीसरा नसरुद्दीन कुबाचा था। ठीक है, यानी 3 जो गुलाम थे उन तीनों गुलामों में से एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। और फाइनली लेकिन हमने पिछली क्लास में बताया कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूरा पढ़ाया। ठीक है, आज जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के आगे हम जो है स्लेव डायनेस्टी में ही आगे कुतुबुद्दीन ऐबक के आगे हम इल्तुतमिश पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली बात समझने की है, देखिए जब कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, एक गुलाम है, ताजुद्दीन यल्दूज गुलाम है और नसरुद्दीन कुबाचा भी गुलाम है। तीनों गुलाम है लेकिन सत्ता कौन पाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक पाता है। अब देख लीजिए ऐबक ने अनहिलवाड़ा का एक युद्ध हुआ था, उसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद एक गुलाम खरीदा था जिसका नाम इल्तुतमिश था। यानी कहने का मतलब है कुतुबुद्दीन ऐबक का अपना खरीदा हुआ जो गुलाम था वो इल्तुतमिश था और कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यल्दूज, नसीरुद्दीन कुबाचा मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। ठीक है, अब देखिए 3 प्रकार की यहां पावर है इस समय। खुद कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यल्दूज एक शक्तिशाली गुलाम था, नसरुद्दीन कुबाचा भी एक गुलाम है जो कि शक्तिशाली है। यानी ऐबक के समानांतर यानी पैरेलल पद के 2 और गुलाम ताजुद्दीन यल्दूज, नसरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक गुलाम है जिसका नाम इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश भी एक पावरफुल गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को सरदार अमीर की पदवी भी दी थी। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत बेहतरीन डिप्लोमेट भी था। उसने सोचा कि अगर इन सभी लोगों जो पावरफुल सरदार जो गुलाम हैं इनको क्या ऐसा किया जाए जो ये हमारे खिलाफ ना उठे या बगावत ना करें या विद्रोह ना करें, यानी सत्ता पाने के लिए। इसलिए इसने क्या किया
कुतुबुद्दीन ऐबक ने मैट्रिमोनियल अलायंसेस किया, यानी शादी विवाह करके इन सबको रिश्तेदार बना करके सबको खामोश कर दिया। तो देखिए उसमें क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ताजुद्दीन यल्दूज की जो बेटी थी उससे खुद शादी कर ली, यानी ऐबक ने यल्दूज जो गुलाम था उससे क्या किया, उसकी बेटी से शादी करके रिश्तेदारी बना ली। दूसरा गुलाम नसरुद्दीन कुबाचा है, इसको भी विद्रोह खुश करने के लिए, ये आप विद्रोह ना करे इसके लिए इसको भी अपने मैट्रिमोनियल अलायंसेस में ट्रैक कर लेता है, यानी इससे भी शादी विवाह के संबंध स्थापित करता है। उसमें ये करता है कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी जो बहन होती है उसकी शादी किससे कर देता है, नासिरुद्दीन कुबाचा से कर देता है। और ऐबक का एक गुलाम इल्तुतमिश होता है जो कि वो भी बहुत ताकतवर था और उसको भी सोचता है कि कोई विद्रोह ना करे, इसलिए क्या करता है कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी जो बेटी होती है, अपनी बेटी की शादी जो है कुतुबुद्दीन वो इल्तुतमिश से कर देता है, यानी कुतुबुद्दीन अपनी बेटी की शादी किससे करता है, इल्तुतमिश से कर देता है। तो इस तरह से क्या करता है, तीन जो पावर इल्तुतमिश, यल्दूज और नसरुद्दीन कुबाचा, तीनों से मैट्रिमोनियल अलायंसेस करके इनसे शादी विवाह का रिश्ता करके पूरी तरह से इनको खुश कर देता है सबको। अब देखिए अपना रूल करता है। जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक मरता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक बेटा होता है जिसका नाम आराम शाह होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठता है, लेकिन 8 महीने के तुरंत बाद इल्तुतमिश कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, यानी इल्तुतमिश ने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बेटा आराम शाह है उसको गद्दी से हटाकर खुद सुल्तान बन जाता है। जैसे ही इल्तुतमिश सुल्तान बनता है, दो यल्दूज और नासिरुद्दीन कुबाचा का दिमाग खराब हो जाता है, ये बाप रे बाप, गुलाम ये भी था, नहीं गुलाम का गुलाम है और ये सुल्तान बन जाता है और हम लोग भी गुलाम हैं, हम लोग वैसे ही रह गए। तो उसी पर क्या हुआ, इनका दोनों का दिमाग खराब होता है और सोचते हैं कि भाई कि गुलाम तुम भी थे कल तक और गुलाम हम भी थे और नहा के खून में आई थी फसले आजादी, अभी शगुफों ने खोली नहीं थी आंख अपनी, अभी बहार के लब पर हंसी नहीं आई, और ये सुल्तान बन जाते हैं, यानी इल्तुतमिश सुल्तान बन जाते हैं। अब क्या करते हैं, यल्दूज और नसरुद्दीन कुबाचा इल्तुतमिश को गद्दी से हटा करके खुद सुल्तान बनने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम सुल्तान बन सकता है तो हम लोग तो मोहम्मद गौरी के गुलाम हैं, हम क्यों नहीं बन सकते। इस बात का पता इल्तुतमिश को लग जाता है और जब इल्तुतमिश को इस बात का पता लगता है तो क्या होता है कि इल्तुतमिश और यल्दूज यानी ताजुद्दीन यल्दूज के बीच लड़ाई होती है और इतिहास में इसको तराइयों का तृतीय युद्ध कहा जाता है। अभी तक हम लोगों ने क्या है, ज्यादातर 2 युद्ध पढ़े हैं, तराइयों का पहला और तराइयों का दूसरा, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीयों के बीच में होता है। लेकिन तीसरी लड़ाई होती है वो इल्तुतमिश और उससे ताजुद्दीन यल्दूज के बीच में, और यहाँ पर ताजुद्दीन यल्दूज परास्त होता है, इल्तुतमिश विजित होता है और फाइनली एक शत्रु का रास्ता इल्तुतमिश साफ करता है। अच्छा हाँ, एक बात यहाँ बताते चले, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऐबक का गुलाम कौन है, इल्तुतमिश। तो IAS PCS में कई बार सवाल पूछा गया है
निम्नलिखित में किसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश भी गुलाम है, लेकिन किसका गुलाम है? एक गुलाम का गुलाम है, यानी ऐबक का गुलाम है। तो इसीलिए ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, किसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक, अब देखिए, अभी हमने बात बताई कि इल्तुतमिश अपने पहले शत्रु जिसका नाम ताजुद्दीन यल्दूज थे, उसको तराइन का तृतीय युद्ध में 1215 ईस्वी में हरा देता है और एक रास्ता साफ कर देता है। अब दूसरा एक एनिमी है नसीरुद्दीन कुबाचा। नसीरुद्दीन कुबाचा और इल्तुतमिश के बीच में लड़ाई होती है, और जो कि सिंध प्रांत में लड़ाई होती है। और वहां पर क्या होता है कि कुबाचा हार जाता है, और इस हार की बेइज्जती से कुबाचा सिंध नदी में कूद कर अपनी जान दे देता है। इस तरह से दोनों शत्रु खत्म हो गए। यानी पहला शत्रु जो था, यानी प्रतिद्वंदी ताजुद्दीन यल्दूज तराइन का तृतीय युद्ध में हार जाता है, और नसरुद्दीन कुबाचा जिसमें क्या होता है, ये सिंध नदी में कूद कर जान दे देता है। इस तरह से इल्तुतमिश को मुल्तान और सिंध प्रांत हासिल हो जाते हैं। अब देखिए क्या है, अब तक हमने देखा कि जो गुलाम वंश है, जो 1206 से 1526 तक है, नहीं सल्तनत पीरियड 1206 से 1526 तक है, और गुलाम वंश जो चलता है वो कब से चलता है? गुलाम वंश 1206 से लेकर के और 1290 तक चलता है। उसमें देखिए, गुलाम वंश में पहला जो शासक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका कैपिटल कहां होता है? लाहौर होता है। अब देखिए, गुलाम वंश का दूसरा जो बादशाह सुल्तान बनता है इल्तुतमिश बनता है, और इल्तुतमिश का जो कैपिटल होता है वो लाहौर से ट्रांसफर करके दिल्ली बुलाता है। ये सवाल खूब पूछा जाता है कि सबसे पहले किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत का कैपिटल लाहौर से ट्रांसफर करके दिल्ली लाया? तो इल्तुतमिश लाया। खूब सवाल पूछा गया। और दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को बगदाद के खलीफा का खिल्लत और मंसूरा जो टाइटल दी, वो यानी खलीफा ने इसको सुल्तान की पदवी नहीं दी थी। यहाँ पहला भारत का सुल्तान होता है जिसको टाइटल खलीफा जो है उसको सुल्तान रिकॉग्नाइज करता है। तो भारत का पहला रियल सुल्तान अगर देखा जाए तो इल्तुतमिश होता है। इल्तुतमिश कैपिटल को लाहौर से ट्रांसफर दिल्ली करता है, और खलीफा जो है, खलीफा से टाइटल पाता है जिसको बोलते हैं नासिर अमीरुल मोमिनीन। यानी खलीफा जो है इल्तुतमिश को नासिर अमीरुल मोमिनीन की पदवी देता है, और खलीफा जो है सुल्तान की पदवी देता है। तो पहला रियल सुल्तान भारत का इल्तुतमिश होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इल्तुतमिश अपने नाम का कलमा पढ़ाता है, खुतबा पढ़ाता है, और पहला तुर्क होता है। इल्तुतमिश पहला तुर्क है जिसने अपने नाम का शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। यानी अपने नाम का नहीं कह सकते, बल्कि ये कहें कि पहला तुर्क जिसने भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। इसके पहले हमने देखा था मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी ने भी कुछ सिक्के चलाए थे, लेकिन उन सिक्कों में एक तरफ तो अरबी के कलमे लिखे होते थे, दूसरी तरफ हिंदू गॉडेस के यानी देवी देवताओं के चित्र भी रहते थे, जिससे शुद्ध अरबी नहीं था। यहाँ पर पहला तुर्क था जिसने एक शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, और इसमें दो सिक्के उसने चलाए, टका और जीतल। देखिए, टका जो था वो चांदी का था और जीतल तांबे का था। यह ध्यान रखने वाली बात है। यानी पहला तुर्क था वे शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, और उन दो सिक्के चलाए, एक टका था एक जीतल था।
टका जो है चांदी का था और जीतल तांबे का था। ठीक, आगे देखिए, आपने देखा कि किस तरह से इल्तुतमिश सत्ता पे जैसे ही आता है उसको लड़ाई लड़नी पड़ती है अपने आप को स्टैब्लिश करने से, जिसमें ताजुद्दीन यलदूज से लड़ता है, नासिरुद्दीन कुवाचा से लड़ता है। तो इसीलिए इसने क्या किया, अब जैसे ही सत्ता पे आता है ये क्या करता है, एक चालीसा दल स्टैब्लिश करता है। इसमें चालीसा दल में क्या होता है, 40 अमीर का दल होता है जो वही दरबार में किसी को अपॉइंटमेंट करते थे और उनका बड़ा इन्फ्लुएंस था। वो एक पावरफुल थे जो कि सुल्तान की मदद भी करते थे, मदद के लिए भी थे। तो सबसे पहला तुर्काने चहलगामी जो है इल्तुतमिश एस्टैब्लिश करता है। तुर्काने चहलगामी यानी तुर्क के 40 अमीर थे जो कि हमेशा सुल्तान की मदद करते थे और ये बहुत पावरफुल थे। तुर्काने चहलगामी को 40 मेन सरदार होते थे, इसी को 40 दल भी कहा जाता है। तो सवाल कई बार पूछा गया है, तुर्काने चहलगामी या 40 दल किस सुल्तान ने एस्टेब्लिश किया, तो आपको तुरंत बताना है कि इल्तुतमिश ने किया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि इल्तुतमिश बहुत शर्मीला स्वभाव का था और वो कभी भी, जैसे बादशाह होता है या सुल्तान होता है, एक गद्दी पर बैठता है, ऊंची गद्दी बैठता है, बाकी उसके साथ जो है सब नीचे गद्दी बैठते हैं। तो इल्तुतमिश कभी गद्दी पर नहीं बैठता था, यानी जो सुल्तान की गद्दी पर नहीं बैठता था, जो उसके सरदार साथ में होते हैं उनके साथ जमीन पर बैठ जाता था। तो सल्तनत पीरियड में 2 सुल्तान ऐसे हुए हैं जो कभी भी गद्दी पर नहीं बैठते थे, वो अपने साथ सरदारों के बगल में नीचे बैठते थे। एक बहलोल लोदी है और दूसरा इल्तुतमिश है। तो इल्तुतमिश क्या करता है, गद्दी पर बैठने के बजाय सरदारों के साथ भी बैठता था। और दिल्ली सल्तनत में 2, मैंने अभी बताया, 2 सुल्तान होते हैं जो कभी भी गद्दी पर नहीं बैठते थे बल्कि सरदार के साथ जमीन पे बैठ जाते थे, पैरेलल में बैठ जाते थे। इसमें से एक इल्तुतमिश था और दूसरा बहलोल लोदी होता है। अब देखिए, इल्तुतमिश का एक बड़ा बेटा होता है जिसका नाम होता है नसीरुद्दीन महमूद, जो कि इल्तुतमिश का सबसे प्रिय पुत्र होता है और उसकी कम उम्र में मर जाता है। और चूंकि नसीरुद्दीन बहुत कम उम्र मर जाता है और सबसे प्रिय पुत्र होता है इल्तुतमिश का, इसलिए इल्तुतमिश ने उसके नाम पर एक मदरसा दिल्ली में चलाया जिसका नाम है मदरसा-ए नासरी। मदरसा-ए नासरी पूछा जा सकता है कि मदरसा-ए नासरी किसने किया, तो इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे की याद में किया और कहां पर, दिल्ली में किया। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इनके कैंपेन देखते हैं। इल्तुतमिश कौन-कौन से कैंपेन किए, बहुत सारे कैंपेन, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वही बात कर रहा हूं। सबसे पहला, इल्तुतमिश जो है राजस्थान के रणथंभौर जो जिला दुर्ग होता है, जो किला होता है, उसको अटैक करके जीत लेता है। दूसरा, जालोर के जो चौहान जो रूलर होते हैं उनको शिकस्त देता है, परास्त करता है और उनको जीत लेता है। और राजस्थान का एक मेवाड़ शासक होता है। मेवाड़ में जो है जत्रे सिंह नाम का एक रूलर था जो ताकतवर था। कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने 26 बार मेवाड़ पर अटैक करवाया था लेकिन कोई भी युद्ध उसमें जीत नहीं सका और इसीलिए इस युद्ध को भूताला का युद्ध भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भूताला का युद्ध पूछा जाएगा किसके किसके बीच में हुआ, तो इल्तुतमिश और मेवाड़ के शासक जत्रे सिंह के बीच हुआ। और इस भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश ने 26 बार अटैक करवाया लेकिन कभी जीत नहीं सका और इतिहास में इस युद्ध को भूताला का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, सभी शासक
अपने मरने वाले होते हैं तो अपना उत्तराधिकारी अपने बेटों को करते हैं, लेकिन इल्तुतमिश पहला सुल्तान होता है जो उसकी नजर में उसके बेटे अयोग्य थे, इसलिए इल्तुतमिश ने अपने बेटों को उत्तराधिकारी बनाने के बजाय अपनी बेटी रजिया को दिल्ली का सुल्तान बनाता है। ठीक है, अब देखिए हमने अभी बताया इल्तुतमिश ने तुर्काने चहलगामी यानी चालीसा दल स्टैब्लिश किया था और बहुत ही ताकतवर थे वो चालीसा दल, बहुत ताकतवर थे। जैसे ही इल्तुतमिश ने रजिया को सुल्तान को घोषित करता है, तुरंत चालीसा दल जो तुर्क के 40 जो सरदार होते हैं उनको ये बात पसंद नहीं आती है और तुरंत क्या करते हैं, वो इल्तुतमिश के जो बेटा होता है जिसका नाम रुकनुद्दीन होता है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह होता है, चालीसा दल रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली की गद्दी पर बिठा देते हैं। अब देखिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो कि इल्तुतमिश का बेटा होता है, एक बहुत अय्याश किस्म का आदमी होता है और उसके साथ रुकनुद्दीन फिरोज शाह की जो माँ होती है शाह तुर्कान, वो तानाशाह होती है। तो बेटा अय्याश और माँ तानाशाह दोनों मिलकर क्या करते हैं, पूरा दिल्ली उससे तबाह हो जाता है, पूरी दिल्ली परेशान रहती है और इसीलिए रजिया को फिर उसके बाद दिल्ली की जनता खुद रजिया को सुल्तान बनाने के लिए आगे आती है और राज्याभिषेक कराती है। ठीक है, अब देखिए ये इतिहास से पहला अवसर है जब राजतंत्र में लोकतंत्र देखा जा रहा है, क्योंकि जो सल्तनत है मुगल है ये और जो भी अब तक चले आ रहे थे, डेमोक्रेसी थोड़ी थी, मोनार्की थी, राजशाही थी। तो राजशाही में भी दिल्ली की जनता जो है वो खुद रजिया को उसको सुल्तान का राज्याभिषेक करवाती है। इसलिए ये इतिहास का पहला अवसर है जब राजतंत्र में यानी मोनार्की में डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। ठीक, तो यहां तक हम रुकते हैं। फिर अगला जो है स्लेव डायनेस्टीज में इल्तुतमिश के बाद हम अगले क्लास पढ़ते हैं। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्ताना का जो है रजिया के बारे में पढ़ेंगे कि क्या मसला है, यहाँ इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी एक ऐसी डायनेस्टी है जिसमें सबसे ज्यादा सुल्तान बनते, 10 सुल्तान बनते हैं, ध्यान रखिएगा स्लेव डायनेस्टी में। तो ठीक है, हम इसके बाद फिर आपको इसके आगे पढ़ाएंगे और आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसके अपने लोगों के बीच में शेयर करिए और इस तरह से कुछ लोगों को फायदा इसमें हो जाएगा। तो छोटा छोटा क्लास हम ले रहे हैं, लेकिन यह ध्यान रखिएगा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए, जैसे तुर्कानी चहलगामी, प्योर शुद्ध अरबी के सिक्के, इस तरह की चीजें आपको एग्जाम में मिलते रहते हैं। ये पूछा गया कई बार, किसको गुलामों का गुलाम कहते हैं, इल्तुतमिश कहा जाता है। तराइन का तृतीय युद्ध, आपने अब तक 2 युद्ध सुना होगा, तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश यल्दूज के बीच में होता है। तो इस तरह से हम आगे छोटे छोटे क्लास लाएंगे और बहुत कॉन्सेप्चुअल तो आपको नॉलेज मिलेगी। तो ठीक है, इसकी बात करें। थैंक यू क्लास।